हेलो बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे नॉलेज के बेसिस पर जो बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न है, फिजिक्स में जो डेरिवेशन पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराने जा रहा हूँ। तो डेरिवेशन की संख्या ज्यादा होने के कारण हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 14 के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। एक तो हमारे पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और इसकी वर्किंग आपसे पूछी जाएगी। अब हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में हम अर्ध तरंग निष्ठकारी भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल होगी। उसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मर की यहां पर सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे। जो इनपुट वोल्टेज होगा, हमेशा जो निवेशी वोल्टता होगी वो आपको हमेशा एसी वोल्टता आपको इसके अंदर रखनी है। तो इस तरीके का साइन आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज आपको देना है। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया है। ट्रांसफॉर्मर लगाने का एक ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि हम वोल्टेज को कम कर सके। यानी यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मर लगा होगा वो होगा हमारा स्टेप डाउन, यानी अपचाई ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर लगा होगा ताकि डायोड को कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक यहाँ पर डायोड लगा देता हूं। उसके बाद में यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगेगा और यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर हमारी निर्गत वोल्टता होगी। अब बोर्ड में कई बार इसको सीधे नहीं पूछा जाता है कि आप हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करो। वो एक डायग्राम आपको देगा। डायग्राम किस हिसाब से देगा? आपको यहाँ पर इस तरीके का एक इनपुट वोल्टेज देगा। उसके बाद में यहाँ पर एक डिवाइस बनाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक आउटपुट वोल्टेज देगा। ये आपके पास इस तरीके का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर होगा। अब सबसे पहले वो बोलेगा कि इस डिवाइस से, इस डिवाइस का नाम X है, इस डिवाइस को आइडेंटिफाई करें। तो आपको देखना है कि इनपुट सिग्नल है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ये हमारा AC है और ये हमारा DC है। तो ये उसको आधा ही कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप लिखोगे ये जो X डिवाइस है वो हमारी अर्ध तरंग निष्ठकारी है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हमेशा ही आपको इसके अंदर वर्किंग आपको पूछी जाएगी। तो वर्किंग को किस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, तो वर्किंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनपुट सिग्नल आपको बनाना है। इनपुट सिग्नल जो हमेशा आप दोगे वो आपका एसी वोल्टेज रहेगा। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल हो गया। ये टाइम के साथ इसके अंदर चेंजेस हो गया। सबसे पहले आपके पास ये जो होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इनपुट रहेगा और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है। जैसे ही हमारे पास मान लो इनपुट सिग्नल हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो ये वाला जो साइड रहेगा वो प्लस रहेगा, ये वाला साइड क्या रहेगा? माइनस। अगर प्लस डायोड के पी पार्ट से जुड़ा हुआ है और माइनस डायोड के एन पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये जो डायोड होगा वो कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस, जिसको हम बोलते हैं अगर बाइस। क्या बोलते हैं? अगर बाइस के अंदर होगा। और जैसे ही डायोड अगर बाइस में रहेगा, डायोड क्या करेगा? करंट को कंडक्ट करेगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा तो हमारे पास वोल्टेज होता है I इंटू R। तो यहाँ करंट तो हो गया I और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हो गया RF। तो हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे। तो कुछ लाइनें इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट चला, तो करंट चलने के कारण यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो अभी तो फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ लिखोगे डायोड यहाँ पर कौन सी कंडीशन के अंदर है? फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर है। जैसे ही हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा, कौन सा साइकिल आएगा? नेगेटिव साइकिल आएगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो इस प्लस की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा और इस माइनस की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो
जैसे ये कंडीशन होगी तो हमारा जो माइनस है वो P से कनेक्ट है, प्लस हमारा N से कनेक्ट है, तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा। और हमें पता है डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस के अंदर 10 की पावर 6 ओम, जो बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा उच्च प्रतिरोध है। इसके कारण इस डायोड में से कोई भी करंट नहीं चलने वाला है। जब यहाँ पर कोई करंट ही नहीं आएगा, आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो आपका जो ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिलेगा। और यहाँ लिख देंगे डायोड हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। अब वापस अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल से वापस यही कहानी रिपीट होने वाली है। तो ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध रंग दृष्टकारी के अंदर वर्किंग हो गई, कार्यविधि हो गई। और साथ में लास्ट में आपको केवल लिखना है इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता क्या है। इसकी एफिशिएंसी आपको लिखनी है 40.6%। ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी तो 50% तो पहले ही कम हो गई, क्योंकि जितना आप इनपुट दे रहे हैं उसका आधा ही आपको आउटपुट मिल रहा है। और कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, तो 50 से कम आपको ये याद रखना है। 40.6 40.6 आपके पास ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों किया, क्योंकि पूरी वेव का केवल आधा ही पोर्शन एसी से किस में बदला, डीसी। अब हमें एसी और डीसी का कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस से माइनस आने वाली कोई भी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, डीसी। तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसी को हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और उसी को हम दिष्टकारी बोलते हैं। छोटी परिभाषा मान लो आपसे पूछ ले कि भाई दिष्टकारी किसे कहते हैं, रेक्टिफायर किसे कहते हैं, तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो ये हमारे पास कहानी हो गई हाफ वेव रेक्टिफायर की। उसके बाद में हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो मिलता जुलता ही डायग्राम है दोनों का। आपको एक डायग्राम बनाना है और एक इनपुट और आउटपुट सिग्नल बनाने हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब इसका डायग्राम भी सेम रहेगा। सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहां पर हमने यहां पर डायोड लगाया, इस डायोड को बोलेंगे D1, और एक डायोड हमें यहां लगाना पड़ेगा, इस डायोड को बोलेंगे D2। अब यहां पर इस तरीके से दोनों को कनेक्ट कर दिया, और बीच में हम यहां पर लोड रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे RL, और आउटपुट सिग्नल आपका यहां लिया जाएगा। यहां वाले पॉइंट की अर्थिंग कर दी जाएगी, जिसको सेंटर टैप्ड पॉइंट बोलेंगे, या इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य निष्कासी बिंदु। तो यहां पर पोटेंशियल आपका क्या रहेगा बताओ, 0 रहेगा। तो डायग्राम में चेंज है, डायोड जहां एक काम आ रहा था वहां डायोड कितने काम आ रहे हैं, 2 काम आ रहे हैं। अब वापस से आपको जब इनपुट सिग्नल बनाने की बात होगी तो इनपुट सिग्नल आपको उसी हिसाब से बनाना है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये टाइम के साथ चेंज। यहां पर हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ा दिया। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे उसकी वर्किंग थी उसी हिसाब से इसकी वर्किंग रहेगी। यहां पर आउटपुट वोल्टेज वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल पर इस तरीके की आप डैश डैश करके लाइन बना देंगे। अब सबसे पहले कौन सा साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ये वाला पोर्शन रहेगा प्लस, ये वाला रहेगा माइनस। अब देखो प्लस डायोड के P पोर्शन से कनेक्ट है और माइनस N पोर्शन से कनेक्ट है। जैसे ही प्लस P से कनेक्ट हुआ ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, यानी हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ गया। और ये माइनस P से कनेक्ट है, जैसे ही माइनस P से कनेक्ट हुआ ये हमारा रिवर्स बायस में आ गया, यानी यहां पर जो डायोड D1 रहेगा वो तो रहेगा फॉरवर्ड बायस में, और जो डायोड D2 रहेगा वो हमारा रहेगा रिवर्स बायस के अंदर। अब जैसे ये रिवर्स बायस में चला गया तो यहां से हमारा करंट नहीं चल सकता, यानी करंट का फ्लो यहां से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन करंट हमारा यहां से चल सकता है, ये करंट आ रहा है। अब करंट इस नीचे वाले पाथ के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, तो ये इस ओर जाएगा, और जैसे इस ओर जाएगा तो यहां पर वोल्टेज हो जाएगा
I इंटू आर एल, तो हमें आउटपुट वोल्टेज यहां से मिल जाएगा। तो मैंने आउटपुट वोल्टेज यहां पर बढ़ा दिया। जैसे ही अगला साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास आएगा, तो ये जो प्लस वाला है ये बन जाएगा माइनस, और ये जो माइनस वाला है वो क्या बन जाएगा, प्लस। अब वापस उस डायोड D2 पर देखते हैं। अगर प्लस P से कनेक्ट है तो ये डायोड हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइस, और ये जो डायोड है वो किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस, यानी उल्टा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो जैसे ही डायोड हमारा ये रिवर्स बाइस के अंदर रहेगा, तो इस डायोड को पूरा का पूरा हम हटा सकते हैं, यहां से कोई भी करंट चलने वाला नहीं। अब जो करंट चलेगा वो यहां से चलेगा। अब ये करंट यहां पर जैसे ही चलेगा, अब करंट यहां ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो करंट वापस यहां से जाके सीधा करंट इधर आएगा, और लोड रेजिस्टेंस पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और ये इस तरीके का आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब आप बोलोगे पहले भी आपने आउटपुट वोल्टेज ऊपर बनाया, अब भी आउटपुट वोल्टेज ऊपर बनाया, ऐसा क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पहले भी इधर थी, और इस बार भी करंट की डायरेक्शन है वो इस बार है। तो यानी आउटपुट वोल्टेज क्या मिला आपको, सेम ही डायरेक्शन के अंदर मिला। वापस कहानी रिपीट होती रहेगी, तो इस तरीके का आपको आउटपुट सिग्नल इसके अंदर मिलेगा। तो यह कहानी हुई फुल वेव रेक्टिफायर की। अब अगर इसको दूसरे तरीके से पूछना हो तो आपको सीधा वो बोलेंगे, यहां पर आपको ऐसे दे रखा होगा, यहां पर एक इस तरीके का सिग्नल दे दिया, यहां पर अगेन यहां पर लिख देंगे डिवाइस X, और आपको बोलेंगे कि इस डिवाइस X की पहचान करिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास AC है, और पूरे के पूरे AC को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग डिस्टकारी। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो जो हमारे पास हाफ वेव की एफिशिएंसी थी, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इस पर एक हमको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा हमेशा। तो इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछा जाएगा, वो बोलेंगे कि हमारे पास इनपुट जो सिग्नल है उसकी आवर्ती, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, और हमने यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है, तो बताओ जो आउटपुट सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इस केस में इस फ्रीक्वेंसी को आप 2 टाइम्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस फुल वेव की जगह अगर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी 50 हर्ट्ज का कितना रहेगा, 50 हर्ट्ज रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि इनपुट सिग्नल क्या होगा, आउटपुट सिग्नल क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको पता रहनी चाहिए। फुल वेव में बताओ 2 टाइम्स क्यों हो जाती है। अब इधर देखिए, मान लो हाफ वेव में हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया, तो यहां पर एक कंप्लीट एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइकिल आ रहा है वो 1 आ रहा है। लेकिन इसके अंदर उसी टाइम पीरियड में ये चीज 2 बार रिपीट हो गई, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 2 टाइम्स हो गई। इसलिए फुल वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो इन दोनों में से आपको एक टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है बोर पोस्टिल्यूट, बोर की परिकल्पना, या उसको बोलते हैं बोर के अभिग्रही। तो बोर पोस्टिल्यूट में टोटल 3 परिकल्पना है। या इसी को हिंदी में बोला जाए तो इसी का नाम है अभिग्रहित, और या इसी को बोलते हैं परिकल्पना। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रहना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट पोस्टिल्यूट या प्रथम परिकल्पना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमेशा कौन रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका आवेश या चार्ज लिखा जाता है Ze। नाभिक का जो भी चार्ज होता है उसको हमेशा क्या लिखा जाता है, Ze।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी चीज जब सर्कुलर घूमती है, वर्तीय गति करती है, तो हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और वो अभिकेंद्रीय बल यहां से मिलेगा दोनों के मध्य लगने वाले कूलॉम बल से। आपको प्लस और माइनस के बीच में जो भी कूलॉम बल लगेगा उससे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। यानी आपको इसमें करना क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो अभिकेंद्रीय बल आपका होगा, उसको किसके बराबर करना है? कूलॉम बल के बराबर आपको करना है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। कौन घूम रहा है उसका मास लिखना है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लिखा जाएगा, और ये जो रेडियस होगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। अब कूलॉम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है k q1 q2/r²। अब दोनों चार्ज को यहां पर लिख लेना है k। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर लिख दिया e, और दूसरा नाभिक न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको लिख दिया Ze(r²), और हम इसको किसके बराबर कर देंगे? mv²/r। तो ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, बोर की प्रथम परिकल्पना हो गई। अब लिखेंगे कैसे थ्योरी के अंदर? दो चीजें इसके अंदर बोलनी है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमेगा, स्थायी कक्षाओं में घूमेगा, तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो जो रदरफोर्ड ने बोला कि ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण करके वो नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, वो वाली समस्या यहाँ पर खत्म होगी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर आपको दो बातें बोलनी है। पहली बात तो जब वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में घूमेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, तो ना तो एनर्जी को एमिट करेगा ना उसको गेन करेगा। प्लस सेकंड बात आपको ये बोलनी है, वर्ताकार पाथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा? कूलॉम बल से। जो आपको यहाँ पर सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आपको कूलॉम फोर्स से क्या होगा? प्रोवाइड होगा। तो ये हो गई प्रथम परिकल्पना या फर्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद में इसमें आता है सेकंड पोस्टुलेट, और सेकंड पोस्टुलेट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पोस्टुलेट का एक नाम भी है कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, या उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। अब इसी नाम से भी पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि भाई कोणीय संवेग का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जो याद रखते हो, mvr इक्वल टू हमारा होगा nh/2π, और कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम को L से भी लिखा जाता है। जैसे कुछ मॉडल पेपर में अभी इस तरीके से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, डॉट डॉट करके दे दिया कि भाई इसकी जगह क्या आएगा, तो ये n तो है, h/2π इसकी जगह आ जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसको उठा के पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो mvr इक्वल टू nh/2π। अब आपको इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है? जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ वैसे के वैसे पढ़ना है। वर्ताकार कक्षाओं में जब भी घूमेंगे तो उसका कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन लगातार ये क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी सर्कुलर मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। प्लस इस इक्वेशन को प्रूफ करना भी आता है, और इस इक्वेशन को प्रूफ किया था डी ब्रोगली ने। किसने किया? डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली ने mvr इक्वल टू nh/2π कैसे प्रूफ किया था? तो डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो हमने बोल दिया कि एनर्जी को ना तो एमिट करेगा ना ही गेन करेगा, ना ऊर्जा का अवशोषण करता है ना उत्सर्जन करता है। तो वहां पर उसने बोला कि यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनती है। स्टेशनरी वेव को इस तरीके से बनाते हैं, या लगातार में इस तरीके से स्टेशनरी वेव बनाऊं तो ये इस तरीके का स्टेशनरी वेव बनेगा। और स्टेशनरी वेव अपरिगामी तरंग बनने का एक कंडीशन होता है कि 2πr n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए।
अब डी ब्रोगली ने एक और फॉर्मूला दिया था कि जो लेमडा का मान होगा वो होगा H/P। P यहां हमारा मोमेंटम होगा, समय होगा, और इस P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv। P इक्वल टू mv। तो 2 पाई r इक्वल टू हो गया NH, और अगर मैं इस P की जगह mv लिखूं, अब इस mv को 2 पाई की जगह लिख देंगे और 2 पाई को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा mvr इक्वल टू NH/2 पाई। तो जो सेकंड पोस्टिल्यूट है उसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और ये प्रूफ किसने किया, डी ब्रोगली ने। तो आपसे अलग से पूछा जाता है कि डी ब्रोगली ने जो आपका सेकंड पोस्टिल्यूट है उसको प्रूफ किया था, उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको ये वाला उसके अंदर लिखना है। उसके बाद में हमारे पास लास्ट बचता है थर्ड पोस्टिल्यूट, तीसरी परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी को ना तो एमिट करेंगे ना ही गेन करेंगे, ना ऊर्जा का उत्सर्जन ना ही अवशोषण। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तब एनर्जी को एमिट भी करेंगे और गेन भी करेंगे। मान लो लोअर एनर्जी स्टेज से हायर एनर्जी में जाना है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये ऊर्जा लेगा, और लेकिन जब हायर एनर्जी से वापस लोअर एनर्जी के अंदर जब भी ये आएगा तो एनर्जी को वापस बाहर निकालेगा। और कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों ऑर्बिट की कितनी एनर्जी उन दोनों का डिफरेंस होगा, और वो h म्यू के रूप में लिखा जाएगा। h म्यू का मतलब कोई फोटोन के रूप में एनर्जी को एमिट करेगा। हम चाहे तो जो म्यू का फॉर्मूला है उसकी जगह c/λ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रहेगा En2 माइनस En1। तो ये हमारे पास थर्ड पोस्टिल्यूट हो गया। तो इन सभी को एक साथ अगर आप लिखना चाहें तो फर्स्ट पोस्टिल्यूट के अंदर जो इक्वेशन होगी mv²/r, यहां होगा kZe²/r²। जो सेकंड पोस्टिल्यूट है वो होगा हमारा mvr इक्वल टू NH/2 पाई, और जो थर्ड पोस्टिल्यूट होगा वो हमारे पास होगा En2 माइनस En1 इक्वल टू h म्यू। अब आपको केवल थ्योरी के अंदर आपको 2 लाइन लिखनी होगी, जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रखा है उसी को देखकर आपको लिखना होता है। अगर आपके पास ये एकदम से सही लिखे तो आपके पूरा के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। थ्योरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम टू सेम रहने चाहिए। सबसे पहले जो नजर जाएगी वो इन्हीं पर जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब अगले डेरिवेशन पर आते हैं। एक और है कि कोई भी न्यूक्लियस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। आपको उसको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है और वो होती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg/मीटर³। इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला रहेगा। अब किसी भी न्यूक्लियस का जो मास लिखा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें रहती है, एक प्रोटॉन रहेगा और दूसरा न्यूट्रॉन रहेगा। तो उस मास को ऐसे लिखूंगा, P नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा, और अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। उसके बाद में इसका वॉल्यूम लिखना है। जो आपके पास न्यूक्लियस होगा उसकी आकृति होगी स्फेरिक होगी, गोलाकार आकृति होगी, और किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई r³। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक r का फॉर्मूला बता रखा है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, आकार होता है, साइज होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है r = r0 a की पावर 1/3। अब आपको r की जगह ये वैल्यू प्रूफ यहाँ पर पुटअप करनी है। इन दोनों को अगर मैं देखूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है।
जैसे अगर मैं न्यूट्रॉन का मास लिखूं 1.674 इंटू 10⁻27 kg, और प्रोटॉन का मास जब लिखेंगे 1.672 इंटू 10⁻27 kg, तो दोनों का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दोनों मास को आप इक्वल मान सकते हो। अगर दोनों मास को मैं इक्वल मानूं, मान लो मैंने m के बराबर मान लिया, तो दोनों की जगह मैं m पुटअप कर दूंगा। यहां पर लिखा जाएगा 4/3 पाई। अब r की वैल्यू आप ये वाली पुट करेंगे, r की जो वैल्यू रहेगी r0 a की पावर 1/3, और इसके ऊपर जो पावर लगेगी आपकी 3 लगेगी। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारे पास रहेगा m, यहां पर p प्लस n शेष रहेगा। उसके बाद में यहां पर पावर अगर आप 3 करोगे तो ये आएगा 4/3 पाई r0 की पावर 3, और यहां पर रहेगा a। जो p प्लस n होता है वो हमारा a के बराबर होता है, तो p प्लस n से a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस मास की वैल्यू रख देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27, 4/3 पाई। R0 की जो वैल्यू होती है, R0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। अब आप ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और इसकी पावर आप 3 करोगे, और जब भी इसको सोल्व करोगे तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा 2.3 इंटू 10 की पावर 17 मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इस पर छोटा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि 2 न्यूक्लियस है, जिसमें से एक का मास नंबर मान लो 200 है, दूसरे का जो मास नंबर है मान लो 100 है, तो बोले इनका डेंसिटी का रेशियो निकालो। तो डेंसिटी का रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा, क्योंकि कोई सा भी न्यूक्लियस हो डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरे कर लिए हैं। जैसे हमने फुल वेव रेक्टिफायर किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर किया है, बोर पोस्टिल्यूट किए हैं, और एक लास्ट के अंदर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो रिमेन कांस्टेंट उसकी वैल्यू रहती है। बाकी के जो डेरिवेशन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आपको जितने भी ये डेरिवेशन करवाए एक बार आप उनको देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।